तो गाइस मैंने लास्ट वीडियो में एक्शन इफ़ेक्ट सीक्वेंस की बात की थी। एग्जांपल मतलब एक्शन इफ़ेक्ट सीक्वेंस की बात मैंने ऑफ कोर्स की थी। एंड इन दैट स्पेसिफिकली मैंने बात की थी कि ड्रग एक्शन क्या होता है, ड्रग इफेक्ट क्या होता है। सो एक बार एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि ड्रग एक्शन का मतलब होता है कि आपका जो ड्रग है वो रिसेप्टर को बाइंड कर रहा है, एंड आफ्टर बाइंडिंग द रिसेप्टर इट इज़ एक्चुअली हैविंग अ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ड्रग एक्शन का मतलब क्या होगा, यहाँ पर खाली देख लेना कि इट इज़ द इनिशियल कॉम्बिनेशन ऑफ द ड्रग विद इट्स रिसेप्टर रिजल्टिंग इन अ कॉन्फर्मेशन चेंज इन द लैटर और प्रिवेंशन ऑफ द कॉन्फर्मेशन चेंज टू द एक्सक्लूजन ऑफ द एगनिस्ट। तो ड्रग एक्शन का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि इट इज़ नथिंग बट द कन्फर्मेशनल चेंज दैट इज़ बीन कॉज्ड ड्यू टू द बाइंडिंग ऑफ द एगनिस्ट। या फिर अगर हम एंटागोनिस्ट का केस कंसिडर करें तो उसके अंदर वो कन्फर्मेशन चेंज को प्रिवेंट करता है बेसिकली। ठीक है, दिस कम्स अंडर ड्रग एक्शन। ओके, तो मतलब ड्रग एक्शन से इतना ही है कि उसको बाइंड करना रिसेप्टर को और एक कन्फर्मेशनल चेंज लाना। ओके, बट अगर हम ड्रग इफेक्ट की बात करें, ड्रग इफेक्ट इज़ नथिंग बट द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, मतलब जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स हमको दिखता है बॉडी के अंदर बिकॉज ऑफ वॉट, बिकॉज ऑफ द ड्रग एक्शन, दैट इज़ कॉल्ड एज ड्रग इफेक्ट। अच्छा, अब इसमें क्या हम लोग को याद रखना है, और एक पॉइंट याद रखना है कि रिसेप्टर मॉलिक्यूल जो रहता है उस पर दो बाइंडिंग साइट्स रहते हैं, सॉरी दो बाइंडिंग साइट्स नहीं, दो डोमेन्स रहते हैं। एक रहता है लिगेंड बाइंडिंग डोमेन और एक रहता है इफेक्टर डोमेन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दीज टू डोमेन्स इन ग्रेटर डिटेल। अभी हम लोग डायरेक्टली जाते हैं ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म्स पे। सो ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म्स हम ये डायरेक्टली चालू करेंगे। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, दैट इज GPCR. These are a large family of cell membrane receptors which are linked to the effector channel carrier protein through one or more GTP activated proteins, that is G proteins, for response effectuation. Okay, now let us see the exact figure. Do we have a figure for this? Yes, we do have a figure for this. बट इससे पहले हम फिगर पे जाएँ, हम लोग खाली एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ। सो दीज आर अ लार्ज फैमिली ऑफ सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स विच आर लिंक टू द इफेक्टर। नाउ इन दिस केस ये क्या है, फैमिली है, किसकी फैमिली है, सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स की। ऐसे रिसेप्टर्स जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर बैठते हैं, करेक्ट है। नाउ दिस फैमिली इज़ रिलेटेड टू, और रिलेटेड नहीं, सॉरी, दिस फैमिली इज़ लिंक्ड टू द इफेक्टर। इफेक्टर क्या होता है, एंजाइम हो सकता है। ओके, जो आयन चैनल होता है, आयन चैनल भी हो सकता है, या तो फिर एक कैरियर प्रोटीन हो सकता है। ओके, थ्रू वन और मोर GTP एक्टिवेटेड प्रोटीन्स। कौन से प्रोटीन्स, GTP एक्टिवेटेड प्रोटीन्स, जिसको हम एक और नाम देते हैं G प्रोटीन्स, फॉर रिस्पॉन्स इफेक्चुएशन। मतलब क्या यहाँ पर बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये GPCR होते हैं, दैट इज़ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स जो रहते हैं, दैट इज़ GPCRs, आर नथिंग बट दीज आर अ ग्रुप, अ फैमिली ऑफ रिसेप्टर्स, and these receptors are specifically cell membrane receptors. ठीक है, they are linked to the effector. Now in this case effector क्या हो सकता है, इफेक्टर हमारा क्या हो सकता है कि इन दिस केस इफेक्टर हमारा कौन सा हो सकता है, हमारे जो एंजाइम्स होते हैं। ओके, हमारे जो एंजाइम्स होते हैं, हमारे जो चैनल्स होते हैं। अब चैनल मतलब क्या, जो आयन चैनल होता है ना, उसकी हम बात कर रहे हैं। जहाँ फिर अपने पास एक कैरियर प्रोटीन भी हो सकता है। हमको पता है ना, कैरियर ट्रांसपोर्टर, कैरियर प्रोटीन। ठीक है, दैट कैन ऑल्सो बी एन इफेक्टर। ओके, एंड उसके बाद में क्या लिखा हुआ है कि हाँ, और ये इफेक्टर को कैसे लिंक्ड है, विद द हेल्प ऑफ GTP एक्टिवेटेड प्रोटीन्स। मैं आपस एक बार रिपीट करूँगा कि ये G प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स कुछ नहीं है, दीज आर ओनली रिसेप्टर्स विच आर सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स, एंड दे आर लिंक्ड टू एंजाइम्स, चैनल्स और कैरियर प्रोटीन्स थ्रू वॉट, कैसे लिंक्ड है ये, विद द हेल्प ऑफ वॉट, विद द हेल्प ऑफ GTP एक्टिवेटेड प्रोटीन्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज G प्रोटीन। ठीक है, क्योंकि अगर ये लिंक नहीं होंगे तो रिस्पॉन्स नहीं आएगा ना। इट इज़ सिंपल एज दैट। कैसे याद रख सकते हो, मतलब ये अगर लिंक नहीं होता, सपोज इसको एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे आपका मोबाइल आपके पास है, ठीक है, आपने मोबाइल को अपने
चार्जर के कॉर्ड से लिंक ही नहीं किया है, चार्जर के कॉर्ड से आपने उसको जुड़ाया नहीं है, तो चार्जिंग कैसे होगी। सिमिलरली यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं कि अगर आपका सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर अगर आपके इफेक्टर सेल्स को या फिर इफेक्टर मॉलिक्यूल्स को ही अगर लिंक्ड नहीं है तो रिस्पॉन्स कैसे जनरेट होगा। ओके, बिकॉज दीज इफेक्टर मॉलिक्यूल्स आर द वंस हु आर गोइंग टू सेट अप अ रिस्पॉन्स। टू बी मोर स्पेसिफिक, दीज आर द वंस हु गोइंग टू सेट अप द रिस्पॉन्स। ठीक है, रिसेप्टर तो सिर्फ बाइंडिंग या फिर कुछ कॉन्फर्मेशन चीज़ का काम कर रहा है, बट इफेक्टर कौन है मेन, हमारे चैनल्स, हमारे एंजाइम्स, ठीक है, हमारे प्रोटीन कैरियर्स, वो हमारे इफेक्टर्स हैं। ठीक है, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि कुछ चीज़ आएगी, कुछ मॉलिक्यूल आएगा, रिसेप्टर को बाइंड करेगा और फिर हमारा जो है प्रोटीन कैरियर प्रोटीन जो है मॉलिक्यूल्स को आर पार भेजेंगे। ठीक है, या फिर मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि कोई मॉलिक्यूल आएगा, कोई एगनिस्ट आएगा, रिसेप्टर को बाइंड करेगा एंड फिर ही हमारे जो आयंस हैं वो चैनल्स के आर पार जा सकते हैं। ठीक है, या फिर मैं एक और स्टेटमेंट बोल सकता हूँ कि आपका मॉलिक्यूल जो है, एगनिस्ट वाला मॉलिक्यूल जो आएगा रिसेप्टर पे बैठेगा एंड फिर ही हमारे जो एंजाइम्स हैं वो एक्टिवेट होंगे। दिस इज़ हाउ इट इज़ डन। ओके, सो ऑल सच रिसेप्टर्स हैव अ कॉमन पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सो ये तीनों रिसेप्टर्स के पास तीनों रिसेप्टर्स नहीं, क्या बोलते हैं उसको, ये GPCR जो फैमिली है, GPCR की ये फैमिली के पास एक कॉमन पैटर्न है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, 7 अल्फा हेलिकल मेम्ब्रेन स्पैनिंग हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड segments which run into 3 extracellular and 3 intracellular loops. Now I'll explain this very easily. देखो, now we have come to the diagram. ओके, अब डायग्राम में आप क्या देख सकते हो, आपके पास अल्फ़ा हेलिकल लूप्स की हमने बात की थी। व्हाट, अल्फ़ा हेलिकल लूप्स नहीं, सॉरी, अल्फ़ा हेलिकल मेम्ब्रेन स्पैनिंग हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड सेगमेंट्स। ठीक है, आपने अगर कुछ याद रखा होगा लास्ट वीडियो में से, अगर आपने नहीं देखा है लास्ट वीडियो, प्लीज़ देखना, क्योंकि ये जितनी भी सीरीज़ में वीडियोस बना रहा हूँ ये आपको 1 by 1 सीरीज़ पूरी कंप्लीट करनी है। ओके, अगर आप एक भी सीरीज़ के वीडियो को मिस करते हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। सो अगर आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो उन्होंने बोला है 7 अल्फ़ा मेम्ब्रेन स्पैनिंग हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड, मतलब क्या कि ये अमीनो एसिड ही है। ये जो बाहर के लूप्स भी दिख रहे हैं आपको डायग्राम के बाहर, ठीक है, जो मेम्ब्रेन के बाहर हैं वो भी अमीनो एसिड ही है। पर हमने क्या बात की थी लास्ट वीडियो में कि अमीनो एसिड या फिर पेप्टाइड लिंकेजेस के 2 डोमेन्स होते हैं। कौन से 2 डोमेन्स होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक डोमेन होता है और एक हाइड्रोफिलिक डोमेन होता है। मतलब एक वाटर लविंग डोमेन होता है और एक वाटर हीटिंग डोमेन होता है। जो वाटर हीटिंग डोमेन होता है वो मेम्ब्रेन के अंदर होता है और जो वाटर लविंग डोमेन होता है वो मेम्ब्रेन के बाहर होता है, इफ़ यू कैन रिमेंबर, राइट। इसमें भी इन्होंने क्या बोला है कि जो 7 अल्फ़ा हेलिकल अमीनो एसिड स्ट्रैंड्स हैं ये सब देखो मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है, बराबर। और उनको इसके लिए मैंने हाइड्रोफोबिक बोला हुआ है क्योंकि वो मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड हैं, बराबर, क्योंकि उनको वाटर पसंद नहीं है, क्योंकि बाहर का एनवायरनमेंट जो रहता है, सेल के बाहर का एनवायरनमेंट जो रहता है वो एक्वियस रहता है, ठीक है, दैट इज़ लिक्विडी। ओके, अभी दूसरा क्या लिखा हुआ है, देन these 7 alpha helical membranes run into का मतलब they are basically extending into, run into मतलब क्या, extending into 3 extracellular and intracellular loops। अभी बता दूँ आपको, ये 3 extracellular loops आपको दिख रहे हैं बाहर जो बेसिकली प्रेजेंट है, जहाँ पर मेरा कर्सर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये 3 इंट्रासेलुलर लूप्स है, सॉरी एक्स्ट्रासेलुलर लूप्स यहाँ पर, और ये इंट्रासेलुलर लूप्स आ जाएंगे, इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली, राइट, यस। और आप 7 अल्फ़ा हेलिकल अमीनो एसिड्स भी देख सकते हो। देखो कॉइल जो किया हुआ है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, राइट, दीज आर द वंस। ओके, now agonist binding site is located somewhere between the helices on the extracellular phase, while another recognition site formed by cytosolic segments binds the coupling G protein। ठीक है, तो अभी अपन इसको समझते हैं कि एगनिस्ट बाइंडिंग साइट कहाँ पर है। नाउ इन दिस डायग्राम व्हाट कैन यू सी, एगनिस्ट बाइंडिंग साइट किधर है, इन हेलिसिस, ये जो हेलिक्स है ना, ये देखो, ये जो जितने भी कॉइल स्ट्रक्चर्स हैं ना अंदर, जो हमारे मेम्ब्रेन के अंदर बाउंडेड हैं, ओके, आप कर्सर पे देख पा रहे होगे, तो उन अल्फ़ा, जो वो अल्फ़ा हेलिक्स है, बराबर, हेलिकल स्ट्रक्चर, एक कॉइल है, आपके जो हेलिकल लैडर्स होते हैं ना वैसा ही है, ठीक है, तो उनके अंदर उसकी दोनों, मतलब वही 7 स्ट्रैंड्स के बीच में ही
एगनिस्ट का बाइंडिंग साइड होगा, ओके, वो उन्होंने लिखा हुआ कि द एगनिस्ट बाइंडिंग साइड इज लोकेटेड समवेयर बिटवीन द हेलिसेस ऑन द एक्स्ट्रा सेलुलर फेस, ओके, वाइल अनदर रिकग्निशन साइट फॉर्म्ड बाय साइटोसोलिक सेगमेंट्स। मतलब उन्होंने एक्स्ट्रा सेलुलर साइट क्यों बोला हुआ है एक्चुअली में, क्योंकि सीधी सी बात है ना यार, मॉलिक्यूल जो एगनिस्ट होगा वो ना सेल के अंदर से आएगा, सेल के बाहर से आएगा, रिसेप्टर्स तो सेल के बाहर ही होंगे ना, तो ना अंदर होंगे, बराबर, तो वो उन्होंने लिखा हुआ है। ओके, तो वो उन्होंने मेंशन किया हुआ है। देन उन्होंने मेंशन किया है कि द जी प्रोटीन, हाँ उन्होंने फिर एक और चीज़ मेंशन की है कि while another recognition site formed by cytosolic segments binds the coupling G protein, okay, so another site formed by cytosolic segments binds the coupling G protein। अभी cytosolic segments कहाँ पर हैं, नीचे की तरफ है, इंट्रासेलुलर साइड की तरफ है, करेक्ट है, तो उन साइटोसोलिक सेगमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर जो है आपका जी प्रोटीन बाइंडिंग साइड दिखेगा। यू कैन सी द कर्सर दैट आई एम बेसिकली पॉइंटिंग टुवर्ड्स, तो ये देखो ब्राउन ब्राउन कलर के जो साइड्स हैं हमारे, वो हैं हमारे जी प्रोटीन बाइंडिंग साइड्स, okay, so those are G protein binding sites, and what I have to say, the G protein float in the membrane with their, एक सेकेंड ना, हाँ, the G protein float in the membrane with their exposed domain lying in the cytosol and are heterotrimeric in composition, that is alpha, beta and gamma units। समझाता हूँ, ये जो उन्होंने बात बोली है अभी कि जो जी प्रोटीन रहते हैं ना, बराबर है, जी प्रोटीन साइट आपको मैं दिखा चुका हूँ, बराबर है, अब जी प्रोटीन जो बाहर रहेगा साइट पे जब चिपकेगा, ऑफ कोर्स इट इज़ गोइंग टू फ्लोट इन द मेम्ब्रेन, बराबर है, सो सिंपली अगर मैं बात करूँ तो दे आर जस्ट गोइंग टू फ्लोट इन द मेम्ब्रेन विद देयर एक्सपोज्ड डोमेन लाइंग इन द साइटोसोल, ओके, एंड आर हेटेरोट्राइमेरिक इन कंपोजिशन, अल्फा, बीटा एंड गामा। सो इन अभी आपको मैं बताता हूँ कि जी प्रोटीन एग्जैक्टली मतलब कैसे फ्लोट कर रहा है। तो जी प्रोटीन जो है बेसिकली फ्लोटिंग में क्यों बोल रहा हूँ, इन द मेम्ब्रेन। अब आप बोलोगे कि ये जो स्ट्रैंड्स है जिसको जी प्रोटीन जुड़ा हुआ है, ये स्ट्रैंड्स तो ऑफकोर्स मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि जी प्रोटीन जो है वो फ्लोट कर रहा है इनसाइड द मेम्ब्रेन। एक तरफा ऐसे सोच ही सकते हैं, क्यों, बिकॉज जो स्ट्रैंड्स है वो इन द मेम्ब्रेन से निकल रहे हैं, मेम्ब्रेन के अंदर से निकल रहे स्ट्रैंड्स जो है अमीनो एसिड्स के, करेक्ट है, तो ऑफकोर्स हम लोग बोल सकते हैं कि जो अंदर से अगर कुछ कैसा दिखेगा, इट विल बी सीन एज इफ इट इज़ फ्लोटिंग इन द मेम्ब्रेन, ऐसा दिखेगा ना, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी क्लोजर टू द मेम्ब्रेन, सो इट विल बी लुकिंग लाइक एज इफ इट इज़ very closer to the membrane and as if it is very it is actually present in the membrane, it is floating in the membrane, ऐसा कुछ दिखेगा। एंड भले ही उसका जो पूरा डोमेन रहेगा, डोमेन एज इन पूरा जो भी इसका इंटायर स्ट्रक्चर रहेगा वो साइटोसोल के अंदर ही रहेगा, सेल के अंदर ही रहेगा, मेम्ब्रेन के अंदर, ओके, मेम्ब्रेन के अंदर ही वाले पार्ट पे, इंट्रासेलुलर पार्ट पे उसका पूरा इंटायर स्ट्रक्चर रहने वाला, बट इट विल लुक एज इफ इट इज़ फ्लोटिंग इनसाइड द मेम्ब्रेन, ओके, बराबर है। और उसको हेटेरोट्राइमेरिक काय को बोला हुआ है क्योंकि उसके पास अल्फा, बीटा एंड गामा यूनिट्स हैं। तो इन द इनएक्टिव स्टेट जीडीपी इज बाउंड टू द एक्सपोज्ड डोमेन, ओके। अब ये पूरा ट्रांसलेशन मैकेनिज्म है जिसको मैं समझाने वाला हूँ यहाँ पर, ओके। इफ दे हैव डन एवरीथिंग, एक सेकंड ना, दे मस्ट हैव शोन द एंटायर पाथवे टू बी मोर स्पेसिफिक, या तो उन्होंने ये जो है एक्शन जो भी है, मतलब उन्होंने पूरा जीडीपी के बारे में एग्जैक्ट बताया कि क्या होने वाला है। पहले रीड कर लेते हैं ऑफ कोर्स। सो इन द इनएक्टिव स्टेट जीडीपी इज़ बाउंड टू द एक्सपोज डोमेन। इन द इनएक्टिव स्टेट जीडीपी जो रहता है ना, उसका जो एक्सपोज डोमेन रहता है ना, मतलब जी प्रोटीन का उस उधर वो अटका हुआ है, ठीक है। एक्टिवेशन थ्रू द रिसेप्टर लीड्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ जीटीपी बाय जीटीपी। सो जीडीपी का डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। जैसे अगर आपका रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ ना, व्हाट विल हैपन, द जीडीपी दैट इज़ देयर विच इज़ लिंक्ड टू द जी प्रोटीन, दैट जीडीपी will be basically displaced by the GTP. The active alpha subunit carrying GTP dissociates from the other two subunits and either activates or inhibits the effector. उन्होंने क्या बोला है कि
अभी आपने अभी अगर आपने अगर नहीं क्या बोलते अपन, हाँ, हमारे जीडीपी ने क्या किया एग्जैक्टली, हमारे जीडीपी को निकाल दिया है, बराबर है। और जीडीपी कहाँ पर लिंक था, ठीक है। अभी तुमको पता है कि जी प्रोटीन जो है हमारे पास वो अंदर साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट है, बराबर है, मेम्ब्रेन के जस्ट क्लोजर जिसकी हम बात कर रहे हैं, बराबर है। तो जी प्रोटीन जो रहता है ना उसके पास 3 सब यूनिट्स रहते हैं, अल्फ़ा बीटा एंड गामा, बराबर है। अब जो अल्फ़ा बीटा एंड गामा है ना, अब जो ये अल्फ़ा बीटा और गामा है ना, ये मतलब 3 सब यूनिट्स है उसके, सॉरी, हाँ बराबर। सो जो जीडीपी रहता है वो अल्फ़ा को बाउंडेड है, ओके। तो जीडीपी क्या है, अल्फ़ा को बाउंडेड है, ओके। सो दिस जीडीपी इज़ बाउंडेड टू द अल्फ़ा सब यूनिट, बराबर है। और उधर से फिर जीडीपी ने उसको डिस्प्लेस कर दिया जैसे रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ, और जीडीपी आके बैठ गया अल्फ़ा सब यूनिट के ऊपर, बराबर है। नाउ व्हाट विल हैपन, जैसे जीडीपी आके बैठेगा अल्फ़ा सब यूनिट के ऊपर, द अल्फ़ा सब यूनिट कैरिंग जीडीपी डिसोसिएट्स फ्रॉम द अदर टू सब यूनिट्स दैट इज बीटा एंड गामा, and either activates or inhibits the effector, okay. So this alpha subunit that has, मतलब जो निकल गया है बाहर, वो हमारे इफेक्टर जैसे कि मतलब जो अपना कैरियर प्रोटीन है या फिर जो भी अपना एंजाइम वगैरह है उसको एक्टिवेट भी कर सकता है या फिर उसको इनहिबिट भी कर सकता है। द बीटा गामा सब यूनिट्स बच गए। सो बीटा गामा सब यूनिट्स हैव ऑल्सो बीन shown to modulate certain effectors like receptor operated K plus channels, adenyl cyclase AC and phospholipase C. So एक बीटा गामा भी कभी कभी डिसोसिएट होकर निकल जाता है, बट इस केस में अपन बात करें कि अल्फा डिसोसिएट हो रहा है। सो बीटा गामा इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर सम अदर प्रोसेसेस, ओके। देन इट इज रिटन द अल्फा सबयूनिट हैज जीटीपेज एक्टिविटी, ओके। बताता हूँ, द बाउंड जीटीपी स्लोली हाइड्राइज टू जीडीपी, मतलब जो अल्फ़ा सबयूनिट रहता है ना उसके पास एक स्पेशल एक्टिविटी होती है। वो क्या करेगा बताएं, वो जीडीपी को जीडीपी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। हाइड्रलाइज करके इसको ब्रेक डाउन करके जीडीपी में कन्वर्ट कर देगा, बराबर है। द अल्फ़ा सब यूनिट देन डिसोसिएट्स फ्रॉम द इफेक्टर टू रीजॉइन इट्स अदर सब यूनिट्स, ओके। सो क्या हो गया फिर, अभी हमने बोला था ना कि अल्फ़ा सब यूनिट जाके जो जीटीपी जो जीडीपी से बंधा हुआ था, बराबर है, वो जाके इफेक्टर पे बैठने वाला था, एक्टिवेट करने वाला था या फिर उसको इनहिबिट करने वाला था, बराबर है। अब जब वो इफेक्टर से निकलेगा, बराबर है, तब वो जाके वापस अपने भाई बहन के पास चले जाएगा, बीटा गामा वाले भाई बहन के पास, करेक्ट है। बट नॉट बिफोर द इफेक्टर हैज़ बीन एक्टिवेटेड, जैसे ही एक्टिवेट हुआ फिर निकलेगा। अगर हमारा इफेक्टर जो एंजाइम वगैरह जो भी है अगर एक्टिवेट नहीं हुआ है तो फिर उधर ही बैठ के रहेगा, बराबर है, फॉर अ फ्यू सेकेंड्स एंड द सिग्नल हैज़ बीन एम्पलीफाइड। द ऑनसेट टाइम ऑफ रिस्पॉन्स थ्रू दिस टाइप ऑफ रिसेप्टर इज ऑल्सो इन सेकेंड्स, ओके। तो देयर 3 मेजर इफेक्टर पाथवेज। अभी ये पाथवे को हम लोग थोड़ा और अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं थ्रू 3 पाथवेज, मतलब 3 मेजर इफेक्टर पाथवेज, ठीक है। सो वो हमको भी डिस्कस करना है। तो अभी आपको एक नॉर्मल जीपीसीआर का पाथवे मैंने आपको बताया, ओके। नॉर्मल जीपीसीआर का आपको मैंने पाथवे बताया है, इसको हम अभी अदर लेक्चर्स में भी कवर करने वाले हैं ऑफ कोर्स, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ओके। ठीक है, अभी मैं वही सोच रहा था कि एग्जैक्टली आगे क्या कवर करना है हमको। डोंट वरी, मैं बीच में ऐसा म्यूट हो गया था, डोंट वरी, मैंने वैसे कुछ ज़्यादा मतलब उसके मैंने कुछ बोला ही नहीं था एक्चुअली, मैं भी कोई कुछ सोच रहा था बीच में, बिकॉज ये लाइव लेक्चर होते हैं, रिकॉर्ड नहीं करता मैं। मैं यही सोच रहा था कि ओके,
ठीक है। सो एक काम कर सकते हैं अभी हम लोग, अभी अपन डायरेक्टली एक दूसरे पाथवे पे जाते हैं, इफेक्टर पाथवे पे, ठीक है। सो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि 4.1 टेबल जो है उन्होंने उसके थ्रू से एक्सप्लेन किया, बट वी विल नॉट सी दैट। हम पहले सबसे पहले करते हैं एडेनाइल साइक्लेज CAMP पाथवे, ओके। Yeah, so activation of adenyl cyclase results in intracellular accumulation of second messenger, that is cyclic AMP, ओके। तो जैसे एक्टिवेशन ऑफ एडेनाइल साइक्लेज हो जाएगा, जैसे आपका एडेनाइल साइक्लेज जो आपके पास AC है, जो फिगर 4.6 में आप देख सकते हो, जो आपका एडेनाइल साइक्लेज है, ओके। अब फिगर 4.6 में कुछ ज़्यादा ही एक्चुअली में बताया हुआ है कि एड्रेनलिन आके बाइंड कर रहा है, एनर कैल्शियम चैनल खुल रहा है, Ca2+ आ रहा है, करेक्ट है। अब यहाँ पर किधर भी अपने को एडेनाइल साइक्लेज दिख रहा है क्या? यस, इट इज़ सीन हियर, एज यू कैन सी दैट इज दिस इज एडेनाइल साइक्लेज AC, ओके। और राइट, तो ये हाँ, अभी आप खुद सोच सकते हो कि इन्होंने क्या बोला है, इफेक्टर पाथवे, राइट। इफेक्टर पाथवे मतलब हम लोग ने जो वो पाथवे पढ़ा था ना, अल्फ़ा बीटा गामा वाला पाथवे, वो सब ये तीनों पाथवे में कॉमन है जो हमने इफेक्टर पाथवे पढ़ने वाले। भाई 3 इफेक्टर पाथवेज कौन से हैं? एडेनाइल साइक्लेज CAMP पाथवे, सेकेंड इज फॉस्फोलाइपेज C IP3 डैक पाथवे, एंड द थर्ड वन इज चैनल रेगुलेशन, ओके। एंड देन सो दीज आर द 3 पाथवेज, दीज आर 3 इफेक्टर पाथवेज। तो इसमें अपन ने नाम से आपको याद रखना चाहिए कि इफेक्टर पाथवेज की हम बात कर रहे हैं, करेक्ट है। तो जो हमने अभी ऊपर वाले पाथवे की बात की थी, दैट वाज जनरल पाथवे। ये तीनों पाथवेज में ये पाथवे आने ही वाला है, ओके, ये कॉमन है, ठीक है। जो हमने बात की थी ना अभी पाथवे की, वो किसके पाथवे की बात थी कि भाई जी प्रोटीन के अंदर जो अल्फ़ा बीटा सबयूनिट्स थे वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उनकी हम बात कर रहे थे, ठीक है। अब इफेक्टर के एक्टिवेट होने के बाद क्या होने वाला है, उसकी हमने बात अभी तक नहीं की है ना, उसकी हम बात इन तीनों पाथवेज में करने वाले हैं। सो द फर्स्ट पाथवे दैट वी आर गोइंग टू कवर इज एडेनाइल साइक्लेज CAMP पाथवे, ओके। सो वही बोलने की कोशिश करें कि एक्टिवेशन ऑफ AC बाय होम, बाय द G प्रोटीन, राइट। तो इसमें इन्होंने अच्छे से रिप्रेजेंट किया हुआ है, करेक्ट है। सो एड्रेनलिन को समझ लो कि एक एगनिस्ट है, दैट इज़ बाइंडिंग, बराबर। फिर जो GS है, आपको दिख रहा है ना, GS इज नथिंग बट G प्रोटीन एक्चुअली, करेक्ट है। तो आप कैसे खुद ही देख सकते हो कि उन्होंने भले ही अप्रॉक्सीमेट एक स्ट्रक्चर बनाया उन्होंने, बट एज यू कैन सी दैट इट इज़ हैंगिंग फ्रॉम द मेम्ब्रेन, एज यू कैन सी, राइट। वही थोड़ा सा मेम्ब्रेन पे ऐसा ना फ्लोट करता हुआ दिखाई दे रहा है, करेक्ट है। और आप खुद देख सकते हो जैसे रिसेप्टर को जैसे रिसेप्टर बाइंड हुआ, आप देख सकते हो कि आपका वो GTP जो था, GTP ने GTP को रिप्लेस कर दिया, एज यू कैन सी दैट। जैसे ही रिप्लेसमेंट हुआ वो अल्फ़ा सब यूनिट निकल जाता है, अल्फ़ा सब यूनिट जाके फिर किसको जोड़ता है, आपके इफेक्टर को। इन दिस केस इफेक्टर इज AC एडेनाइल साइक्लेज, करेक्ट है। अब जैसे ये जुड़ा एडेनाइल साइक्लेज से, आप देख सकते हो पॉजिटिव साइन दिखा रहा है, मतलब पॉजिटिव साइन का मतलब वही है कि G प्रोटीन से अल्फ़ा सब यूनिट निकल चुका है और वो जाके अभी AC को बाइंड होने वाला है, करेक्ट है। अच्छा, अभी क्या होगा व्हेन एडेनाइल साइक्लेज क्या बोलते हैं, एडेनाइल साइक्लेज इज एक्टिवेटेड, व्हाट विल हैपन, ओके। It results in the intracellular accumulation of second messenger, that is cyclic AMP, which functions mainly through cyclic AMP dependent protein kinase, that is PKA, okay। So जैसे आपका AC मतलब एक्टिवेट होता है, कौन एक्टिवेट होने वाला है, दूसरा आदमी, सेकेंड मैसेंजर, विच इज़ अ सेकेंड मैसेंजर, दैट इज साइक्लिक AMP, करेक्ट है, ओके। इतना समझ में आया है आपको, बराबर है। तो ये साइक्लिक AMP कैसा अक्यूमुलेट हुआ, बिकॉज ऑफ ATP कमिंग देयर, करेक्ट है। अभी वो उतना मत याद रखो कि ATP आया इन साइक्लिक AMP को, मतलब वो सब कुछ किया। अब तो सिर्फ इतना याद रखना है कि AC जैसे एक्टिवेट हो जाएगा, ओके, साइक्लिक AMP अपना जो है अक्यूमुलेशन साइक्लिक AMP का बढ़ते जाएगा, दैट्स इट। अभी साइक्लिक AMP जो है सेकेंड मैसेंजर है, वो कैसे फंक्शन करता है, इट इज़ फंक्शनिंग विद द हेल्प ऑफ साइक्लिक AMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज, दैट इज PKA, प्रोटीन काइनेजेस, बराबर। जो प्रोटीन काइनेजेस phosphorylates and alters the function of many enzymes, ion channels, transporters and structural proteins to manifest as increased contractility। तो आपको समझ में आ रहा है जो सेकेंडरी मैसेंजर था, इस सेकेंडरी मैसेंजर ने कैसे फंक्शन किया, इट इज़ फंक्शनिंग विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन काइनेजेस, साइक्लिक AMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेजेस, करेक्ट है। ये प्रोटीन काइनेज कब काम करेगा, जब साइक्लिक AMP आके प्रोटीन काइनेज को बोलेगा। प्रोटीन काइनेज डायरेक्टली नहीं कर सकता है, इसको ऑर्डर्स किसके थ्रू से मिलते हैं, साइक्लिक AMP को,
साइक्लिक एएमपी की तरफ से ऑर्डर्स मिलते हैं प्रोटीन काइनेजेस को। और साइक्लिक एएमपी कब एक्टिवेट होगा? ओनली व्हेन एडेनाइल साइक्लेज जो है एक्टिवेट होगा। तो याद रखना है कौन किसका बॉस है। ओके, और एडेनाइल साइक्लेज कब एक्टिवेट होगा? ऑब्वियसली व्हेन द जी प्रोटीन का जो अल्फा सब यूनिट है वो टूटेगा। करेक्ट है। और अल्फा सब यूनिट कब टूटेगा जी प्रोटीन का? जब आपका रिसेप्टर पे आके कोई बाइंड करेगा एगनिस्ट। करेक्ट है। दिस इज द इट इज हैपनिंग। तो पीके क्या करने वाला है? वो जाके फॉस्फोराइलेट करने वाला है मैनी एंजाइम्स को, बहुत सारे एंजाइम्स को, बहुत सारे आयन चैनल्स को, बहुत सारे बंदों को, जिसको हमने इफेक्टर का नाम भी दिया हुआ है। करेक्ट है। सो बिकॉज दीज आर द वंस हु आर गोइंग टू शो द एक्चुअल इफेक्ट। ठीक है ना। तो या बाइंड करेंगे, और जैसे ही इसको बाइंड कर देंगे ना, ऑफ कोर्स अपने को इफेक्ट क्या दिखेगा? फिर आप बोलोगे सर इफेक्ट को बाइंड तो हो गया, बट इफेक्ट क्या दिखा हमको? इफेक्ट हमको ये दिखा कि इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन, इम्पल्स जनरेशन, रिलैक्सेशन, ये डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सेज है जो जनरेट होंगे। अभी इन एडिशन क्या कर सकता है साइक्लिक एएमपी? साइक्लिक एएमपी डायरेक्टली ओपन्स अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मेम्ब्रेन CA2+ channel called cyclic nucleotide gated channel, that is CNG, in the heart, brain and kidney. Responses opposite to the above are produced when AC is inhibited through inhibitory GI protein। तो इसमें ना क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन एडिशन साइक्लिक एएमपी और एक काम कर सकता है। साइक्लिक एएमपी दूसरा क्या काम कर सकता है कि डायरेक्टली देखो आपने इधर भी आपने जो डायग्राम है, डायग्राम में हम ऑलरेडी देख सकते हो कि PKA जो है इट इज़ एबल टू एक्टिवेट अदर फंक्शंस, राइट, अदर फंक्शनल प्रोटीन्स। बट साइक्लिक एएमपी क्या कर सकता है? डायरेक्टली जाके एक एरो आप देख रहे हो, पॉजिटिव साइन आपको दिख रहा है, एक एरो जाके डायरेक्टली वो कैल्शियम चैनल देख सकते हो आप, बराबर। जो कैल्शियम चैनल को खोल से CA2+ को अंदर ला सकता है। ओके, तो ये साइक्लिक एएमपी जो है ना, अदर हार्ट जो हार्ट हो गया या फिर किडनी हो गया, उनके अंदर ऐसा कर सकता है। ओके, अच्छा, ये हमको मालूम पड़ गया। तो इधर तक ही हम पढ़ेंगे, और इसमें मैंने बोला है, ठीक है, वो मत पढ़ो, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे फॉस्फोलाइपेज CYP3 DAG pathway। Now activation of phospholipase C, that is PLC, hydrolyzes the membrane phospholipid हाँ अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, अपना टाइम भी ज़्यादा हो रहा है वीडियो का, सो वील डू दी अदर 2 pathways इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो तब तक के लिए रिवाइज द अदर 6 वीडियोज़ दैट हैव पोस्टेड। ओके, ये 7th वीडियो होगा सेशन का, सबसे बड़ा वीडियो था ये, तो इसमें कुछ सब्सटेंशियल मुझे कवर करना था। ओके, थैंक यू गाइस।